बात हम लोग कर रहे हैं रेसिस्टेंस की। तो रेसिस्टेंस हम लोगों ने समझा था ओम्स लॉ से, और ओम्स लॉ कहता था V इज इक्वल टू IR, और उससे पहले कहता था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये रिवीजन क्लास है, ठीक है ना। उसमें क्या था कि रेसिस्टेंस जो R था वो एक कांस्टेंट था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नाउ R इज डिपेंडेंसी, जो R की डिपेंडेंसी है वो चार चीजों पे करती है। फर्स्ट, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर यूज्ड। रेसिस्टेंस दो टाइप के आप लोग समझ सकते हो, एक जो कंडक्टर है उसके अंदर भी कुछ एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, वो रोकती है इलेक्ट्रिसिटी को, डिपेंड करता है कैसा मटेरियल हमने यूज किया है। सेकंड, जो अगर हम लोग बात करें एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रेसिस्टर्स आते हैं, एक ऐसा अप्लायंस जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद रोकने का काम करता है, चाहे मैंने कितना भी अच्छा कंडक्टर यूज किया हो, ठीक है। जैसे ही लैपटॉप्स फोन्स बनते हैं तो उनके अंदर रेसिस्टर्स लगते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं उनके अंदर भी होती हैं रेसिस्टर्स, ठीक है। जैसे चार्जर हो गया, उसके अंदर एक्चुअली रेसिस्टर का काम ही वो कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी को रोक के उतना ही डालने दे रहा है जितना हमें चाहिए। अदरवाइज आप इस सॉकेट से, ठीक है, 1000 वॉट ले लो, 1000 वॉट ले लो इस एक सॉकेट से, हाँ आराम से दे देगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। लेकिन हम चार्जर जो यूज करते हैं वो है 15 वॉट, 20 वॉट, 25 टिल 45 टू 65 आज तक मैंने देखे हैं, जो वन प्लस का शायद इससे आगे का भी आते हैं। चलो मान लेते हैं 200 वॉट तक, लेकिन इसकी खुद की कैपेसिटी कितनी है, 1000 वॉट। इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी एक साथ अगर फोन में गई तो फोन खत्म, ठीक है। तो जितना उसका प्रोसेसर है उसी के हिसाब से हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो जो ये रेसिस्टर हैं ये इलेक्ट्रिसिटी रोकने का काम करते हैं कि ज्यादा मत चले जाना। कभी सोचा नहीं कि वो 3 पिन ही तो है, जो टाइप सी केबल लगाई है वो थोड़ी सी छील के उसमें एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है, एक अर्थिंग है, तीनों लगा देते हैं डायरेक्ट। लगा के देखो फोन कैसे उड़ता है, लगा के देखते हैं फिर पता लगेगा। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। हाँ जी, 1000 वॉट ही होता है इससे भी ज्यादा चला जाएगा, उसके बाद वो खराब हो जाएगा, वो अलग बात है, ठीक है। उससे तू 5000 वॉट ले ले, ठीक है, चल जाएगा आधे घंटे तक। ऐसा हो सकता है कि वो आग लग के खुद खराब हो जाए। अगर 1800 वॉट ले लेते डायरेक्ट 1800 वोट ओनली, हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब कि जो कंडक्टर मैंने लिया है उसकी लेंथ अगर ज्यादा हुई तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। और ये बात समझो, रेसिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब ज्यादा जोर से, बहुत ज्यादा तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को रोका जा रहा है, समझ रहे हो। मुझे अगर कोई चीज यूज करनी है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है और उसके अंदर से रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब मेरी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से अगर मैं एग्जाम्पल के लिए 10 निकाल रहा हूँ तो वहां पे 6 पहुंच रही है या 8 पहुंच रही है, तो यूज अच्छा हो रहा है गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ना। तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, जब पूरा समझेंगे समझ आ जाएगा। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली हो गया ना, इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा आजकल कोई दिखाता नहीं है इसलिए मैंने ऐसे ही दिखाया है, ठीक है, हमने ऐसे भी पढ़े हुए हैं, समझ आइए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया मतलब कि अगर एरिया बड़ा वायर का, ये एरिया खाली ये एरिया नहीं है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, खाली पूरा एरिया नहीं वायर का, क्रॉस सेक्शन जितने में से वो पास ऑन हो रही है वायर, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। आपने देखा होगा जो हमारे घर में मीटर के पास जो तार आ रही है, जो वायर आ रही है, दिस मच थिक, समझे, और हमारे घर में इतनी मोटी कोई वायर ही नहीं है यूज करने के लिए, तो पागल है गवर्नमेंट इतनी मोटी मोटी वायर दे रही है? नहीं, वो ऐसा कर क्यों रही है, क्योंकि उसको पता है एरिया जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम। उसके बाद बेशक तू पता नहीं सी वायर लगा ले ऊपर घर तक ले जाने के लिए, रेजिस्टेंस क्या होगा उससे ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एरिया हो जाएगा कम तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है, वो हमें कैसी दे रही है, मोटी वायर, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है उससे, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाता है इन दैट केस। समझ आया थोड़ा थोड़ा। अगला होता है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर वायर के अंदर नहीं बाहर का है। आप देखते हो ठंड में इलेक्ट्रिसिटी बहुत रेयर केस में जाती है, और हम लोग उसको मतलब जो भी हमारे आसपास का जो प्रोवाइडर है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर, उसको बोलते भी हैं कि भाई साहब ठंड में तो चाहिए नहीं होती, काटते नहीं हो, गर्मियों में जब चाहिए होती है एसी चल रहे होते हैं, कहते हो 3 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी गई, करते क्या हो हैं, जवाब दइयो, बताओ भाई बताओ। तो हमने उससे ऐसे पूछा जोर दे के, कहता भाई साहब होता कैसा है ना, गर्मी में गर्माहट होती है, हमें भी पता है, कहते वो गर्माहट जब एक इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर लगती है, मैंने कहा लगती होगी, बिल्कुल हवा में है, वो भी काले रंग की, सारी हीट एब्जॉर्ब करती होगी, कह रहा हाँ सुनो आगे, कहते जब उसमें लगती है वो गर्माहट तो ये गर्म होती है, मैंने कहा यार कैसी बात कर रहा है, गर्म ही होगी, आगे बोल,
सुबह पनवेल जाना ना, जल्दी वो। अच्छा, आगे वाली बात यह है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से अंदर की वायर और गर्म होगी और वायर टूट जाएगी। और जब वायर टूट जाएगी, नई लगाने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? इसलिए बोलता 3 घंटे के लिए वायर गई, 4 घंटे के लिए गई, 5 घंटे के लिए। और ठंड में ये काम उल्टा, अंदर से जो गर्माहट है बाहर की ठंडक उसको भी ठंडा कर देती है ना। ठंड बहुत है, टूटना नहीं है, गीजर चल लेने दे, टूटना नहीं। हाँ जी, शॉर्ट सर्किट अलग केस है। वो जब हम लोग बहुत सारी चीजों को ओवरलोड कर देते हैं तब भी शॉर्ट सर्किट होने के चांस होते हैं। समझ बात को? मैंने एक सॉकेट लगाया, उसमें 3 पिन एक्सटेंशन वायर लगा दी, ठीक है। उस वायर में 15-20 चीजें लगा दी एक साथ। सारी पावर कहां से आ रही है? अगर मैं इसको अकेले को यूज करता तो एक लगाता, और अब मैंने कैसे लगाई है? बहुत सारी, तो वो तो बेचारा फट जाएगा ना, इसलिए। चले, तो उसकी एक पावर है, एक सॉकेट की एक पावर होती है, कितना एम्पेयर वो करंट दे सकता है हमें, कितना डिलीवरी देगा। अगर तुझे उसको हटा के सीधा वायर लगा, फिर एक्सटेंशन वायर लगा, कोई परेशानी नहीं है, उसको यूज मत करते। 4 चीजों पे डिपेंडेंसी समझ आई, ठीक है। अब होता क्या है, इन दोनों को मिला के मर्ज करते हैं हम लोग, और मर्ज करने के बाद समवट लुक लाइक दिस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। सर ये कोई फॉर्मूला है जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो? फॉर्मूला तो वो होता है जिसमें इक्वल टू होता है, और सबको पता है जब इक्वल टू लगता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन से तो वो एक कांस्टेंट लाता है। और यहां पे उस कांस्टेंट का नाम जो होगा मैं 1 सेकंड में बताऊंगा। इस सिंबल का नाम है रो, RHO, रो। और इस चीज का नाम है रेसिस्टिविटी। सर रेसिस्टेंस समझने गए थे आप, रेसिस्टिविटी उठा लाए हो अपने साथ, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया। मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ा ना। यहां तक समझ आया? तो रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला बना, ठीक है, जिसके अंदर R है रेसिस्टेंस, L है हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब जहां तार हमने जैसे वायर कट करी तो उसका क्या एरिया है, तो उसका एरिया अगर मैं सामने से देखूं तो सर्कल का एरिया आएगा, ठीक है। अगर सामने से इसको देखो तो किसका एरिया? सर्कल का। दिस इज व्हाट वी कॉल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने एरिया नहीं दिया तो आप क्या लगाएंगे? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर मत लगा देना, और सिलेंडर का 2 पाई आर इसमें मत लगा देना, ठीक है ना। मत लगा देना वो सब एरियाज उरियाज, अगर आते भी है तब भी नहीं लगाना नहीं है भाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, चाहे पढ़ रखा हो, यहां तक चले, ठीक है। हाँ जी, और यहाँ पे जो एक नई चीज आई है दैट इज रो, विच इज ऑल्सो नोन एज रेसिस्टिविटी। इस रेसिस्टिविटी की क्या बात है? तो ये कांस्टेंट है, इसका लेंथ पे, एरिया पे और रेसिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर ये बताओ फिर फर्क किसका पड़ता है? रेसिस्टिविटी रो वो इन 2 चीजों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और मटेरियल यूज्ड, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रो रेसिस्टिविटी, और मटेरियल यूज्ड रेसिस्टिविटी जो इसका कांस्टेंट आया था। वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वहीं से तो वो कांस्टेंट आई है। आई बात समझ? और रेसिस्टिविटी का अब बात आती है कि रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या हो सकती है। तो ध्यान से देखने, रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट बताता हूँ क्या होती है। यहीं से एसआई यूनिट निकालते हैं। फॉर्मूला लिखा है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। देखिए रो बनाते कैसे हैं, थोड़ा P जैसा दिखता है, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी एसआई यूनिट निकालनी है। एरिया को उधर भेजेंगे, R इंटू एरिया, लेंथ को नीचे भेजेंगे, रो अकेला आ गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी। यानी कि चाहिए हो तो आपको, ठीक है जी, लेकिन मुझे तो ऐसे यूनिट चाहिए। रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट ऊपर क्या होती है? रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम्स, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। स्क्वायर को क्या मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूं। लेंथ की क्या होती है? मीटर से। आंसर क्या आया? ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रो रेसिस्टिविटी। रो इज जस्ट अ सिंबल, इट्स नॉट अ नेम ऑफ इट, द नेम इज रेसिस्टिविटी। क्वेश्चन डाउट आया बच्चे का कि रेसिस्टेंस में कहां गया रेसिस्टेंस, ये और रेसिस्टिविटी में क्या फर्क है? भाई जमीन आसमान का फर्क है। रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे अगर समझे हम लोग तो वो 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रेसिस्टिविटी खाली 2 चीजों पे डिपेंड कर रही है।
अगर हम ऐसे ये बात पूछे कि सर इलेक्ट्रिसिटी रोकने का ही तो काम कर रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है ये कहाँ है रेजिस्टेंस, ये आर जो है ये लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करके हुए भी, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को रोक सकता है। मैंने बेस्ट कंडक्टर यूज किया है, लेट्स से मैंने सिल्वर यूज किया इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करने के लिए, लेकिन वायर बहुत पतली कर दी और बहुत लंबी कर दी, समझा, तो वो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे कंज्यूम करेगा जैसे कॉपर के अंदर कर रहा है, समझा। तो खाली मटेरियल यूज करने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर उसकी लेंथ और ब्रेथ के ऊपर भी डिपेंडेंसी होती है। मैंने उसको पतला कर दिया, कॉपर की वायर से ही पतला कर दिया, मैंने बोला अच्छा है तो चलो झेल लेगा, और लंबा ज्यादा कर दिया, समझे, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन रेसिस्टिविटी की बात करते तो रेसिस्टिविटी खाली मटेरियल के ऊपर यूज होता है, मटेरियल खराब है रेसिस्टिविटी ज्यादा है, मटेरियल बहुत अच्छा है रेसिस्टिविटी कम है, सिंपल, ठीक है। सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी निक्रोम की देखने को मिलती है या टंगस्टन की फिलामेंट के अंदर जो यूज हो रहा है। अब इनके कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग। आपका हाफ चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग बस इन सबके क्वेश्चंस ही देखेंगे।